दिल्ली समेत पूरे देश में इन दिनों फीवर का प्रकोप है। दिल्ली में नॉर्मल इन्फ्लुएंजा, फ्लू और स्वाइन फ्लू, डेंगू, टाइफाइड और कोविड का फीवर देखा जा रहा है। वहीं यूपी में डेंगू और स्क्रब टाइफस के फीवर देखे जा रहे हैं। दिल्ली में भी बच्चे अलग अलग फीवर के शिकार हो रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि फीवर से निपटने के लिए दिल्ली में पर्याप्त क्षमता है। डरने वाली बात नहीं है। दिल्ली में केवल बच्चों के लिए 2308 बेड्स और 903 पीकू यानी कि जो पीडियाट्रिक आईसीयू होते हैं वो हैं। पीडियाट्रिक्स और दिल्ली मेडिकल काउंसिल के प्रेसिडेंट डॉक्टर अरुण गुप्ता ने कहा है कि यूपी का मामला अलग है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के पास पर्याप्त बेड्स हैं। बड़े बच्चों का इलाज तो नॉर्मल अडल्ट बेड्स पर भी हो सकता है, लेकिन जिनकी संख्या 50,000 से भी ज्यादा बताई जा रही है। वहीं बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल में से एक चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के डायरेक्टर डॉक्टर BL शेरवाल ने बताया है कि उनके यहाँ 250 बेड्स हैं और 100 आईसीयू हैं। अस्पताल में अभी फीवर से पीड़ित बच्चे आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर डेंगू और नॉर्मल फ्लू के हैं। डॉक्टर शेरवाल ने कहा कि बड़े बच्चों के इलाज में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। परेशानी नवजात और बहुत छोटे बच्चों के इलाज के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी से होती है। उन्होंने कहा कि अस्पताल के लिए 70 से 80 जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट और फैकल्टी के अपॉइंटमेंट का काम शुरू हो गया है। वहीं यूपी की बात करें तो फिरोजाबाद और आसपास के इलाके में डेंगू और वायरल बुखार से लगातार मौतें हो रही हैं। इन इलाकों में स्क्रब टाइफस और लेप्टोस्पायरोसिस के भी मरीज मिले हैं। अब तक फिरोजाबाद में 79, मथुरा में 21 और मैनपुरी में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। सभी बुखार से पीड़ित थे। इनकी डेथ ऑडिट चल रही है और स्वास्थ्य विभाग की प्रदेश स्तरीय टीम भी जिलों में मौजूद है। जिस गांव में बुखार के मरीज मिल रहे हैं वहां स्वास्थ्य विभाग की टीम तत्काल पहुंच रही है। मथुरा और फिरोजाबाद में कैंप कर रही टीम से जुड़े एक सूत्र का कहना है कि जांच में मौत की बड़ी वजह जो है वो इलाज में देरी होना बताया गया है। डेंगू के साथ स्क्रब टाइफस होने की वजह से कई मरीजों के किडनी, लिवर सहित अन्य अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। तो इसी पर आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य विशेषज्ञ से और हाल जानेंगे कि इस तरीके के जो मामले एकदम से फिर से बढ़ने लगे हैं। मॉनसून सीजन स्टार्ट हुआ है और बारिश के मौसम में वैसे ही बहुत सारी मौसमी बीमारियां का प्रकोप जो है वो बढ़ जाता है। दूसरी तरफ कोरोना का भी तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। तो ये जब कॉम्बो बनता है तो कितना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, और ऐसे में अभिभावकों के लिए क्या टिप्स हैं उनके, और क्या क्या एहतियात हम लोगों को बरतने चाहिए जिससे हम अपने नन्हे मुन्ने बच्चों और नौनिहालों का भविष्य जो है वो सुरक्षित रख सकें, उनको इन बीमारियों से बचा सकें। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति है यूपी के, खासकर पश्चिमी यूपी में बात करें तो वहाँ पर फिरोजाबाद में भी एक के बाद एक मौत की खबर सामने आ रही है। मथुरा तक भी ये फ्लू पहुँच चुका है और बताया जा रहा है कि सीतापुर में भी इस बीमारी की धमक देखी जा रही है। और जो लगातार स्वास्थ्य टीमें हैं वो मौके पर हैं वो पहुंच रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्पष्ट निर्देश दिए हैं और नोडल ऑफिसर भी इस बाबत नियुक्त किए गए हैं। लेकिन ये अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये निकलकर सामने आ रहा है कि जो मौतें ज़्यादातर हुई हैं वो इलाज में देरी की वजह से हुई हैं। तो आमतौर पर ग्रामीण इलाकों में कई बार जब तक बहुत ज़्यादा तबीयत खराब नहीं हो जाती, ये एक धारणा भी है, तब तक अस्पतालों का रुख वो लोग नहीं कर पाते। और ग्रामीण जो हमारे इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बदहाल है। डॉक्टरों की कमी है और जहाँ पर हॉस्पिटल हैं वहाँ पर डॉक्टर जो है वो तैनात नहीं है। इस वजह से ये जो बीमारी है वो एक तरीके से तो इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास दो मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विवेक गुप्ता जी सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं अपोलो हॉस्पिटल के, और विपिन शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का एएनबी न्यूज़ पर। डॉक्टर साहब, आपसे ही पहले शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से जिस तरीके से हमारे देश ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जो हाहाकार देखा वो तो पूरे देश में हुआ था। अभी फिलहाल जो है दिल्ली और यूपी के कुछ जिलों में इसी तरीके का हाहाकार देखा जा रहा है। फिरोजाबाद में तो बहुत ही ज़्यादा दुश्वार परिस्थितियां हैं। ऐसे में आप हमारे दर्शकों को क्या टिप्स देंगे कि कम से कम एहतियात क्या बरतें, क्योंकि कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। देखा है, आप लोग को पता ही है और सबको पूरे विश्व को पता है कि भारत जो सेकेंड वेव कोरोना की इससे काफी बुरी तरह ग्रस्त हुआ था, और एक समय तो ऐसा था 4000 से ऊपर पर डे जी डेथ्स हो रही थी। अमेरिका का भी हम लोगों ने आंकड़ा पार कर लिया था। कोविड वेव 1 मार्च 2020 में शुरू हुआ,
फिर कोविड वेव 2 आई, वो भी अप्रैल में आई और 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए इतना ज्यादा परेशान हो गए। तो हम लोग को भी किसी तरह का जब बुखार आता है या किसी तरह की और मौत भी होती है तो उसमें डर लगता है कि कोरोना का तो नहीं है पहली बात, और कोरोना जैसा भयावह तो नहीं हो सकता है। ऐसी कंडीशन में जो ये कुछ आकस्मिक मौतें कहूंगा मैं जो हुई हैं, जो मृत्यु हुई है बच्चों में फिरोजाबाद के एरिया के आसपास, जो कि वायरल फीवर माना गया, इंसेफ्लाइटिस हुआ, मल्टी ऑर्गन फेलियर हुआ या स्क्रब टाइफस हुआ, जो कि नई बीमारी तो नहीं कहेंगे लेकिन वन ऑफ द रेयर बीमारी जो हुई है और जिसमें बच्चों के आंकड़े ज्यादा आए हैं जी। उसमें जैसे आपने शुरू में बताया था कि लेट प्रेजेंटेशन और लेट ट्रीटमेंट से ही कुछ दिक्कतें आती हैं और खास करके जो बीमारियां जो जानलेवा होती हैं उसमें हम लोग मल्टी ऑर्गन फेलियर में चला जाता है और हम लोग सोच भी नहीं पाते क्या हुआ जी। प्रिवेंशन की बात बाद में करेंगे, पहले हम बताना चाहेंगे ये बीमारियां का क्या सीजन से कोई मतलब है, क्या थर्ड वेव आने वाली है कि नहीं आने वाली, ये सब क्वेश्चन आप बाद में पूछेंगे जरूर, मुझे पता है जी। लेकिन इसमें देखिए हाइजीन का बड़ा इंपॉर्टेंस है। दूसरी बात है कि अगर पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन बुखार आ जाए, हमको बुखार के इलाज के लिए प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में जल्दी पहुंचना पड़ेगा। हमें डॉक्टर्स को भी अपराइज करना पड़ेगा कि भाई इसमें इन्वेस्टिगेशन करिए और कम से कम हाइड्रेशन, एंटीबायोटिक, इनिशियल एंटीबायोटिक्स जो कि ओरल एंटीबायोटिक्स होती हैं उसको हम शुरू कर दें घर पे ही। अगर हम शुरू कर देंगे तो हम आगे में इस तरह की प्रॉब्लम से बच पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हो रही है इसमें कि अगर हमने इन रोगियों को या बच्चों को शुरू के दौर में ही हमने सिंपल एंटीबायोटिक्स होती है, डॉक्सीसाइक्लिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो कि कोविड में बहुत इस्तेमाल की गई है, और साथ में क्रोसिन और इंट्रावीनस फ्लूइड अगर किसी वजह से बच्चा खा पी नहीं पा रहा है और साथ में अगर उल्टियां भी हो जाएं तो ऐसी कंडीशन में अगर हम केवल सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही शुरू कर दें तो हम लोग मल्टी ऑर्गन फेलियर से बच सकते हैं। चूंकि ये सीजन भी है और थोड़ा सा ये संक्रमण ज्यादा बढ़ रहा है, अब केवल फिरोजाबाद एरिया में तो डायग्नोसिस ज्यादा इसलिए हुई क्योंकि वहां पे मृत्यु हो गई। जब मृत्यु नहीं होती है तो डायग्नोसिस उतनी हो भी नहीं पाती, खांसी जुकाम बुखार होकर चल जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे जो स्कूल खोले जा रहे हैं, देखिए बड़ी इसमें विविधता की बात है। मैंने कई टीवी प्रोग्राम में खास करके कई चैनलों पे और बोला था कि अभी स्कूल खोलने की जल्दी ना करें, या तो हमको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या भारत सरकार कह दे कि थर्ड वेव नहीं आने वाली है। हम अभी कोविड की मिक्सअप कर रहे हैं लेकिन जरूरी है मिक्सअप करना कि दोनों में मौतें हुई हैं। तो अगर हमको या तो कोई लिखित में दे दे, कोई हमको अनाउंसमेंट कर दे कि थर्ड वेव नहीं आ रही है, लेकिन इतनी जल्दी हमको, मुझे as a doctor I was very much uncomfortable when the schools were restarted in Uttar Pradesh as well as Delhi। दिल्ली ने शुरुआत करी और महाराष्ट्र में भी खोला। तो बच्चे ही जो कि वैक्सीनेटेड नहीं है अभी, पूरी तरीके का बिल्कुल शुरुआती दौर पे ही है अभी, तो हमको उनको क्यों संक्रमण का एक रास्ता बनाए। उनकी इम्यूनिटी ठीक अच्छी है लेकिन दे कैन बी कैरियर। तो इस बात को वह प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर में ये बात है। क्या हमारा ये सरकार को फिर सोचना पड़ेगा, क्या हमारा डिसीजन स्कूल को खोलना, जब आप बच्चों की बात कर रहे हैं, चाहे वो संक्रमण आपका स्क्रब टाइफस हो, चाहे इन्फ्लुएंजा फीवर हो, चाहे एन्केफेलाइटिस हो, चाहे ब्रेन का फीवर हो, तो हम क्या स्कूल का खोलना उचित था कि नहीं था, ये बहुत बस सोचने की बात है। इन्होंने सर्वे कराया, अब बच्चों के माता पिता से सर्वे करा से हमको नहीं, हमें डॉक्टरी सलाह से लेके चलना है कि हमें क्या करना है। बच्चे के माता पिता तो कह रहे हैं 2 साल से घर में बच्चे बोर हो रहे हैं तो लेट देम गो देयर, मजबूरी। ये अच्छी बात यह है इन्होंने मजबूरी नहीं किया है, देयर इज नो कंपल्शन, ऑनलाइन भी जा सकते हैं, लेकिन बच्चों को स्कूल जाने का मौका दिया ही क्यों जाए? व्हाई शुड वी अलाउ देम टू गो टू स्कूल? अब ये सब बातें देखते हुए तो मैं कहना चाहूंगा कि जो स्क्रब टाइफस है इसको तो हमें कम से कम रोकने के लिए ये अच्छी दवाएं, इनिशियली 3 days आर वेरी इंपॉर्टेंट, पहले तीसरे दिन ही हम अगर रोक सकते हैं तो वी विल बी एबल ट्रीट देम एंड एटलीस्ट प्रिवेंट डेथ। ठीक है, ठीक है सर, आते हैं आपके पास और इसके बाद कुछ उपाय आपसे जानेंगे। लेकिन विपिन शर्मा जी, जिस तरीके के हालात रहे, अब ये देखा जाए कि करीब करीब बहुत लंबा समय बीत गया और बच्चे जो है बोर हो रहे थे, पेरेंट्स का भी यही कहना आ रहा है, गार्जियंस का भी यही कहना आ रहा है कि इसी वजह से उनको चॉइस दी गई है कि वो आ जाएं। और कोरोना के साथ कई हेल्थ एक्सपर्ट भी ये बोल रहे हैं कि अब हमको इसके साथ जीने की जो है वो आदत डालनी पड़ेगी। तो क्या देखते हैं, क्या जो कुछ अभी ये तमाम सरकारों की तरफ से किया गया है ये सही हुआ? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही गलत है। मैं अभी डॉक्टर साहब जो बात बोल रहे थे बिल्कुल इनकी बात से इत्तेफाक रखूंगा, उसी बात से आगे उनको इस बात को बढ़ाते हुए बोलूंगा कि यहाँ पर बार बार हर एक मंच से बोला गया था कम से कम 2021 का जो वर्ष है उसको आप समर्पित कर दीजिए कोरोना को।
कि आप इस समय सावधान रहना है, सचेत रहना है। भले ही टीकाकरण अभियान आपका तेजी पकड़ चुका है, लेकिन बच्चों का टीका कहाँ शुरू हुआ है अभी? यहाँ पर ऐसी स्थिति में आप लोग बात चल रही है कि स्कूल शिक्षा के मंदिर आप खोल रहे हैं, तो वो कहाँ की समझ है? उसके बाद जब जिम्मेदारी लेने की बारी आएगी तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाएगा। खुदा ना खास्ता अगर ऐसी नौबत आती है तो पहली बात तो हम ये दुआ करेंगे कि ऐसी स्थिति ना आए, कि तीसरी लहर ना आए। लेकिन क्या हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं या अपना कैजुअल अप्रोच रख सकते हैं? प्रिवेंशन इज ऑब्वियसली एनी डे बेटर, तो और द बेस्ट पॉलिसी। तो वहां पर अगर आपको सचेत रहना है, और हर एक मन से बोला गया है, पिछले वर्ष भी हमने देखा जब पहली लहर आई, संकल्प लिया था हम लोगों ने कि अब हम सचेत रहेंगे, सावधान रहेंगे, अब इसको हल्के में नहीं लेंगे। और दूसरी लहर तो ये लहर बन के नहीं आई, सुनामी बन के आई, लाशों के अंबार लग गए थे, कोई विकल्प समझ नहीं आया, किसी को कोई यहाँ पर समझ नहीं आया कैसे कैसे वायरस अपना आकार बदल रहा था। और उसके बाद आपने देखा कि टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। वो अलग बात है, वो देखिए बड़ों पे लागू होता है, एडल्ट पे, कि आप जब ये बोला जाता था कि आपको अब कोरोना के साथ जीने की आदत पड़नी पड़ेगी, वो अर्थव्यवस्था को देखकर कि रोजगार नहीं होंगे तो आधे लोग तो भुखमरी से मर जाएंगे, या ऐसे मनोवैज्ञानिक दबाव आ जाएगा उस पे, तो वो चीज से निपटने के लिए था। लेकिन वो बच्चों पे लागू नहीं होता कि बच्चों के लिए लेकिन विपिन शर्मा जी, यहाँ पर छोटा सा सवाल ये है कि जब सारी चीजें आप देख रहे हैं धीरे धीरे नॉर्मलसी आ गई है, मॉल खुल गए हैं, ठीक है, और तमाम सम्मेलन हो रहे हैं, पॉलिटिकल रैलियां हो रही हैं, जब सारा ही कुछ ये हो रहा है, तो ऐसे में जो गार्जियंस हैं वो तो बाहर जा रहे हैं, और बाहर से जाके बाहर अगर आप निकल के देखते हैं सर, प्रैक्टिकली देखा जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग अपवाद रह रही है। कहीं पर हो सकता है आपको सोशल डिस्टेंसिंग मिल जाए, वरना सोशल डिस्टेंसिंग अब बाहर निकलने पर कहीं दिखता नहीं। मैं भी ऑफिस आता हूँ, कहीं पर मुझे कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखती, और मास्क भी कोई कहीं ना कहीं दिख पाता है। तो जब ये सारी चीजें नॉर्मलिटी की तरफ हो रही हैं, तो सिर्फ बच्चों के ऊपर ही क्यों एक मेंटल ट्रॉमा दिया जाए? नहीं, तो बच्चों पे इस करके भी दिया जाएगा, क्योंकि इसको ट्रॉमा लेके ना चले कि कोई दबाव डाला जा रहा है बच्चों पे, तो ये तो उनके हित के लिए है कि क्या बच्चों का टीके का इजाज हो गया क्या? पहली बात तो वो समझनी पड़ेगी। जब बच्चों का टीकाकरण अभियान ही शुरू नहीं हुआ, वो टीका नहीं आया, तो ऐसी स्थिति में हम लोग ये समझें कि बच्चों को बाहर जाने की इजाजत मिल जाए, तो यहाँ पर तो वो कहाँ की समझ है? उसके बाद आपने खुद देखा कि किस परिवार ने अपने परिजन को नहीं खोया। ये दूसरी जो सुनामी बन के आई कोरोना का जो प्रकोप इस वर्ष 2021 में, तो जब ये चीजें आपके सामने हैं, तस्वीर अपने आप बहुत कुछ बयान कर रहे हैं कि कैसे शमशान घाट, कब्रिस्तानों में लंबी कतारें थी, वहां पर भी इंतजार करना पड़ा कि अंतिम संस्कार के लिए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अगर ये फैसला लिया गया, क्या जो बच्चों के माँ बाप हैं उनको इसमें विश्वास में लिया गया, क्या उनकी राय ली गई? उसके बाद पिछले वर्ष तो ये भी बोला गया था, अगर मैं 2 कदम और आगे चलूंगा कि यहाँ पर बच्चों को रियायत मिलेगी, स्कूल कॉलेजेस से जो उनकी फीस है वो भी कहाँ माफ हुई है, वो तो वैसे का वैसे ही चल रहा है, सब वैसे का वैसा ही है। तो ऐसी जब स्थिति बनी हुई है तो किसको जल्दी है? सवाल ये उठता है कि कौन जल्दबाजी कर रहा है। एक दूसरे पे फिर ठीकरा फोड़ना शुरू कर देंगे। दिल्ली सरकार बोलेगी नहीं मोदी सरकार की गलती है, मोदी सरकार बोलेगी कि देखिए यहाँ पर तो हम फेडरल स्ट्रक्चर का सम्मान करते हुए सारे राज्य सरकारों को छूट दे दी थी, आजादी दी थी, अपनी स्थिति का जायजा करते हुए आप फैसले ले। जैसे ऑक्सीजन की किल्लत हुई, जब संसद में देने की रिपोर्ट बारी आई, बोला ऑक्सीजन की किल्लत से कितनी मौतें हुई, तो वहां पर जब सबने अपने आंकड़े दिए तो सबने बोला नहीं ऑक्सीजन की किल्लत से नहीं हुई, जबकि हाहाकार मच गया था प्राण वायु को लेकर। ये बातें राजनीति शुरू हो जाएगी, सियासी रोटियां सेकना शुरू कर देंगे लोग, और जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। ठीक है सर। डॉक्टर विवेक गुप्ता जी, आमतौर पर जिस तरीके से यूपी के खासकर ग्रामीण इलाकों की बात करें, तो वहां पर जो थोड़ा सा ग्रामीण जनता है, ग्रामीण परिवेश में पले बड़े लोग, तो वो जब तक बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, हल्के फुल्के बुखार पर वो हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना है आपका? देखिए, ऐसा है कि जब कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी और जब ग्रामीण में केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो भी मैंने एक सुझाव दिया था भारत सरकार को और उत्तर प्रदेश या सरकार को जी, कि ऐसे कंडीशन में हमको जैसे आपको समय पुराना याद होगा, जब इलेक्शन होते थे तो लाउड स्पीकर पे लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती थी कि इसको वोट दीजिए, उसको वोट दीजिए। उसी तरह के लाउड स्पीकर की कुछ इस तरह गाड़ियां पूरे ग्राम, जहाँ 20-20 घर हैं, छोटे छोटे गांव हैं जहाँ 100 घर हैं, 200 घर हैं, वहाँ पे इस तरह गाड़ियों से बताया जाए कि इस तरह की प्राथमिक चिकित्सा, अगर आपको बुखार आए, खांसी आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में जल्दी ही अस्पताल में दिखाएं,
जब तक ये उनको जागरूक नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबके पास फोन भी नहीं है, सबके पास वो भी नहीं है, काफी गरीब हमारी जनता रहती है, तो वो लोग जाते ही नहीं है। तो उनको एक तरीके के जागरूकता अभियान केवल 2 महीने के लिए, मैं एक बीच में हमारा कनेक्शन कट गया था, तो विपिन शर्मा जी की बात से उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, केवल 2021 की बात है, 2020 को हमने वॉश आउट माना, हमको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी कि 2021 के दिसंबर तक समझ लेते, जब तक कि अब कोविड थर्ड वेव आने की उम्मीद है या नहीं है। अच्छा, कहाँ तक आपने कहा कि जैसे गरीब लोगों को एक लाउड स्पीकर के साथ कई गाड़ियों के साथ हमको चलाना चाहिए, और खास करके जो वेस्टर्न यूपी का जो बेल्ट है जिसमें इस तरह का स्क्रब टाइफस या बच्चों की डेथ हो रही है, जागरूक करने के लिए कि पहले दिन बुखार आया प्राथमिक चिकित्सा केंद्र चले जाइए, चाहे आपके 5 किलोमीटर दूर ना हो, दूसरे दिन बुखार आया दीजिए। और कुछ किट्स, दवाइयों की किट अगर बना रहे, बहुत छोटी छोटी दवाइयां हैं, पैरासिटामोल है, डॉक्सीसाइक्लिन है, और पानी पीने के लिए उनको बता दिया जाए, लिखित में कर दिया जाए कि भाई ये करना है, क्योंकि हम लोग एक बच्चे की मौत होती है, देखिए आप लोग सोचते हैं कि हमने 50 मौत हुई, कोई कहता हमारे यहाँ केवल 20 हुई। अगर आप देखिए जिस परिवार में एक बच्चे की भी मौत होती है, जैसे कि एक आदमी जाता था कोविड में तो पूरा एक परिवार खत्म होता था। ठीक है डॉक्टर साहब, माफी के साथ आपको एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है यहाँ पर, और ब्रेक के बाद वापस आकर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखते रहिए एनबी न्यूज। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है राजधर में। आज हम बात कर रहे हैं कि यूपी और दिल्ली के कुछ इलाकों में जो वायरल फीवर है उसका प्रकोप देखा जा रहा है, बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हो रही है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट और राजनीतिक विश्लेषक लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपका जवाब अधूरा रह गया था। जिस तरीके से हमने वहां पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हम खबरें सुनते थे कि एक दिन में बहुत बच्चों की मौत हो रही है, वो मंजर बंद हुआ, सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई, क्या वही काम हर जगह नहीं हो सकता? एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अगर वहां पर चला लिया गया तो क्या इच्छा शक्ति की कमी है या फिर वाकई जागरूकता की कमी है हम लोगों में? देखिए, जागरूकता की कमी ज्यादा है इसमें इच्छा शक्ति तो सरकार की हमेशा रहती है, और मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकता, क्योंकि सरकार अपना पूरी तरह काम कर रही है, और हम लोग दूध के जले हुए हैं, तो दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है, तो सारी सरकारें इस समय जागरूक हैं। तो असली बात ये है कि मुद्दे की बात तो ये है कि प्राथमिक चिकित्सा हम लोग सबको पहुंचा इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, सेटअप है, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं, किसी प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, वो इतना डेवलप्ड है ही नहीं। हमारे डॉक्टरों की कमी है, बेड्स की कमी है, हमारे यहाँ नर्सेस की कमी है। अब हम लोग उसमें काम जरूर चला रहे हैं, और उसमें प्रेशर आता है सीएमओ पे, प्रेशर आता है प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के ऊपर के जो बैठे हुए हैं, उनको कागजी कार्रवाई में उनको दिखाना पड़ता है कि हमने इतने पेशेंट्स की जान बचाई, इतने को हमने दवाइयां दी। तो जब तक हमारा जीडीपी में, खास करके जो हेल्थ केयर के लिए जो जीडीपी है, जब तक हम उसको बढ़ाएंगे नहीं, तब तक ये चलता ही रहेगा किस्सा, उसमें हमें मृत्यु देखते रहेंगे। देखिए, मेरा बहुत बड़ा सुझाव है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, डॉक्टर्स की कमी उतनी नहीं है, उतनी बेड्स की कमी नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग की कमी है। हमारे प्रदेश में या हमारे देश में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पे अगर एक डॉक्टर है, तो उसको अगर हम देखें, आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट क्रिटिसाइजिंग एनी डॉक्टर, उन बेचारों को अपडेट ऑफ नॉलेज हो ही नहीं पाता है। यानी कि हम अभी थोड़ा सा आपके कोविड से और इन्फ्लुएंजा से अलग हट के बोलना चाहते हैं कि जो किसी, मैं तो कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, कब ईसीजी करना है यही नहीं पता बेचारों को, क्योंकि अपडेट ऑफ नॉलेज नहीं हो पाता है। ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर्स बहुत जरूरी है, टाइम पर हम लोग को सीखना पड़ेगा। डायग्नोसिस इसलिए नहीं हो पाती कि हम लोग को रेफर करना पड़ता है, रेफरल में हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बेड नहीं है, हर पेशेंट को तो सीरियस आपको टर्शियरी केयर में भेज नहीं सकते ना। तो टाइमली डायग्नोसिस के लिए नॉलेज पूरी होनी चाहिए। अभी तो ये हमको एंडेमिक या पेंडेमिक की बात कर रहे हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ अगर प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, जो हार्ट अटैक का पेशेंट है, वो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहुंचता है, तो हम लोग करते हैं रेफर टू हायर सेंटर, या दवा केवल एक सिंपल ड्रिप चला देते हैं। उसमें जो मोर्टेलिटी हमारे नॉर्मली 1% या 2% होनी चाहिए, गिर के बढ़ के हो जाती 10 से 20%। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि स्वास्थ्य सेवाओं में केवल अस्पताल बनाने से कुछ नहीं होगा, अस्पताल तो बनाने ही है, बेड्स हमको बढ़ाने हैं, लेकिन साथ साथ डॉक्टर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, सो दैट दे आर एबल टू गिव अ बेस्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट एट द राइट टाइम। तो अभी जो ये सब आया है, शायद भगवान ने ये सिस्टम बनाया है कि भारत जैसे देश जो कि डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम ओलंपिक में मेडल लेके आए, लाना भी चाहिए, तो एक तरफ हमारे
20% बच्चे अभी भूखे सोते हैं। तो हमको कहने का मतलब यह है कि हमें टोटल रोटी, कपड़ा और मकान और हेल्थ केयर, इसमें टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम अपने 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 जो जनता है, गरीब जनता है या गरीब अमीर जनता है, उसको हम पूरी सर्विसेज नहीं अरेंज कर पाएंगे, तब तक हमें ओलंपिक के मेडल से क्या फायदा। मैं तो देखिए, ऐसा नहीं, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडी, लेकिन हमें चाहिए कि हमारे मृत्यु ना हो। अब देखिए, न्यूजीलैंड ने पहला केस अभी तक देखा है कि उनका 1 डेथ ओनली, अभी रिसेंटली जो हुआ है, और हम लोग क्या 50 डेथ, 100 डेथ, 40 डेथ हो जाती है, हम लोग बैठे रहते हैं आराम से, कोई बात नहीं, 100 नहीं है, 40 ही तो है, लेकिन जिसके घर में मृत्यु हुई है उसकी सोचिए क्या हुआ है, और जो कि प्रिवेंटेबल डिजीज है। जो अवेयरनेस की बात की, जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर इस तरीके का प्रकोप ज्यादा देखा जा रहा है, क्या अवेयरनेस भी एक फैक्टर है? बहुत जरूरी है। देखिए, अवेयरनेस के लिए मैंने कहा, देखिए तो एक एफएम रेडियो है, एक टेलीविजन है, एक डिजिटल पर्पस है जहां पे आप दे सकते हैं। हमारे भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत मेहनत करी है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने हर जगह कॉलर ट्यून बना दी कि आपको बुखार आए तो ये करिए, मास्क पहनिए, सब करिए। मैं मिक्सअप कर रहा हूँ दोनों चीजों का, क्योंकि दोनों का प्रभाव है, मृत्यु दर कोविड से भी है और इससे भी है। तो अवेयरनेस के लिए जो और ज्यादा जरूरी है, खास करके जो पिछड़े जातियां हैं, जहाँ पे, चाहे आप झारखंड चले जाइए, बिहार के उसमें चले जाइए, जहाँ पे तो डिजिटल एरिया ही नहीं है, वहां पे कहाँ पे टेलीफोन ही नहीं है, मोबाइल भी कम है। तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि हर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र से 10 एम्बुलेंस दे दी जाए या 10 गाड़ियां दे दी जाए, जहाँ पे लाउड स्पीकर से पब्लिक को अवेयरनेस बढ़ाई जाए कि भाई अब तो मास्क पहनना लोगों ने बंद ही कर दिया है, टोटल अनलॉकडाउन हो गया है, ऑलमोस्ट टोटल अनलॉकडाउन है। हम तो सोच रहे हैं थर्ड वेव आई नहीं। मैं कह रहा था कि सारी चीजें फिर से नॉर्मलसी की तरफ हैं। विपिन शर्मा जी, जब हमारे यहाँ पार्टियां जो हैं एक वक्त पे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लोग बताते हैं कि हमारे करोड़ों मेंबर हैं, और एक वक्त पे पूरे देश में एक उनका सामूहिक कार्यक्रम होता है, वो संपन्न हो जाता है, इतनी अच्छी उनकी प्लानिंग है, लेकिन जागरूकता, जो बार बार डॉक्टर साहब कह रहे थे, जागरूकता नहीं फैला पा रहे। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस चाहिए क्या सर? नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जागरूकता तो देखिए, जागरूकता तो ये सबका दायित्व बनता है। यहाँ पर अगर हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये कहना कि सिर्फ एक प्रधानमंत्री देश के हमारे काम करेंगे तो उससे काम नहीं बनने वाला। 130 करोड़ देशवासी हैं, हर एक नागरिक का दायित्व बनता है, राज्य सरकारों का अपना दायित्व है, जिम्मेदारी निभानी है सबको, क्योंकि श्रेय लेने की जब बारी आती है तो सब लोग पहले आ जाते हैं, विज्ञापन बड़े बड़े लगा देते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है कि जब कोई विफलता होती है तो वहां पर पल्ला झाड़ दिया जाता है। तो यहाँ इन चीजों से क्या आप संदेश देना चाहते हैं जनता को? तो जनता जनार्दन है, जनता सब समझती है, पब्लिक सब समझती है। यहाँ पर पिछले वर्ष हमने देखा कि जब हम ये बातें बार बार बोली जाती थी, सुपर स्प्रेडर्स, हॉटस्पॉट, और बार बार की एक्टिव केसेस कितने आए, डेथ रेट क्या थी, रिकवरी रेट कितनी हुई है, तो उस पर वही जागरूकता है। और आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का अनुपालन करें, जो नियमों का अनुपालन करने के लिए आपको हिदायत दी गई है। हर एक पद से स्वास्थ्य चिकित्सक अपनी जगह लगे हुए थे, सरकार के नुमाइंदे अपनी जगह से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और वर्चुअल मीडियम के माध्यम से, हर एक माध्यम से, हर एक मंच से ये बताया जा रहा था, सचेत करा जा रहा था। और अभी भी क्या हक हमारे को मिलता है कि जब पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी जब लॉकडाउन की घोषणा हुई, यहाँ पर सब देशवासियों ने तपस्या करी थी, वो किसी तपस्या से कम नहीं था। किसको हक बनता है कि वो उस तपस्या पे पानी फेर दे? और खासतौर पे अगर बच्चे अभी तक बचे हुए हैं, क्योंकि आज की चर्चा जो है आपकी खासतौर पे बच्चों पे तवज्जो दी जा रही है, तो यहाँ पर जब बच्चों की बात आती है तो यहाँ पर किसी को हक नहीं बनता कि हम लोग बच्चों की उस तपस्या पे, इतने समय से बच्चे जब घरों में रह रहे हैं तो क्या मतलब कमाल की बात है, ये तो प्रशंसनीय बात है। और यहाँ पर खेलकूद के मैदान से दूर, शिक्षा के मंदिरों से दूर, घरों में बैठकर उन्होंने तपस्या करी है। और अब अगर हम धड़ल्ले से हल्के में लेने लग जाएं और यहाँ पर ये बात करने लग जाएं कि शर्मा जी, डॉक्टर साहब ये भी बता रहे थे कि ओलंपिक मेडल आना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमारा जो हेल्थ का बजट है उसका एलोकेशन वो भी बढ़ाने की जरूरत है, वो तो सरकार को ही करना है सर। वो बिल्कुल, यहाँ पर बार बार हर एक मंच से बोला जा रहा है, रैंप अप दी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। वो कैसे होगा? रैंप अप करना है, ऑक्सीजन प्लांट अनिवार्य होने चाहिए कि हर एक अस्पताल में है, और वो उसकी आप जांच कराइए, इंस्पेक्शन कराइए, हर एक बात पे आप अपने आईसीयू बेड्स और करिए, वेंटिलेटर्स होने चाहिए। और बच्चों के लिए खास तौर पे कि जो डॉक्टर साहब जैसे बोल रहे थे, ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं,
और हर एक अभी पहल एक शुरू हुई है, अभी सफर लंबा है, लेकिन यहाँ पर जागरूकता भी लानी है, आम नागरिकों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। और साथ में आपको रैंप अप करना पड़ेगा अपना जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर कितने हैं, सीनियर रेजिडेंट कितने हैं, फैकल्टी कितनी है आपकी, और चाइल्ड स्पेशलिस्ट खास तौर पे मैं बोलना चाहूंगा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट की अगर कमी है उस दिशा में सोच जानी चाहिए कि इसके पहले की स्थिति बेकाबू हो जाए, पानी सर के ऊपर से निकल जाए, समय रहते सारे बातों का आकलन करते हुए पुख्ता कदम उठाने पड़ेंगे यहाँ पर सबको एक वॉर फुटिंग नोट पे। और मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ पर इस चर्चा में है कि बड़े बड़े आईएमए के डॉक्टरों ने भी इस बार बात करी थी कि यहाँ पर एक सुझाव दिया था सरकार को भी कि आप जब देख रहे हैं कि ये दूसरी लहर महज लहर नहीं है, सुनामी बन के आई है और देश पे बिल्कुल काले बादल मंडरा रहे हैं और कोई बिल्कुल यहाँ पर लाशों के भी अंबार लग गए, यहाँ पर तो आवश्यकता थी कि एक स्ट्रिक्ट मिलिट्री लॉकडाउन की। चलिए वो अगर नहीं भी हुआ, अब कम से कम पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए कम से कम शिक्षा के मंदिर जो इतने समय से आपने बंद कर रखे उसको अभी बंद ही रहना चाहिए, क्योंकि अभी जब वर्चुअल मीडियम चल रहा है, किसी ने ये नहीं बोला कि ये वर्चुअल मीडियम ही चलेगा, वो तो एक टेम्पररी एक विकल्प है यहाँ पर कि ताकि एक शो मस्ट गो ऑन, इस कारण कि बच्चों का साल वो ना जाए, व्यर्थ ना जाए, खाली ना जाए। यहाँ पर अभी शिक्षा के मंदिर जो खोलने की बात चल रही है उस पर अभी हमारे को संयम दिखाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब 10 सेकेंड में कुछ कह पाए क्योंकि वक्त जो है वो इजाजत नहीं दे रहा। कहा कि अभी भी समय है, जब आपको याद दिलाना पड़ेगा मार्च का एंड, अप्रैल में 12 तारीख को मैंने डॉक्टर्स कॉन्क्लेव किया कलकत्ता में जी, 4 तारीख को किया और 20 अप्रैल तक इतनी बुरी तरीके से हम लोग चपेट में आ चुके थे सेकेंड वेव में। तो वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट द थर्ड वेव। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर विवेक गुप्ता जी और विपिन शर्मा जी। माफी के साथ रोकना पड़ रहा है, वक्त इतनी ज्यादा दे रहा है। तो ये जो बुखार का है इसमें डॉक्टर साहब ने अभी भी यही साफ तौर पर कहा कि जागरूकता की कमी है और सरकार की तरफ से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बजट को बढ़ाए जाने की जरूरत है। फिलहाल स्पेशल्स में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।